आइए आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। देखिए, रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर आ रहा है। तो जो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, रूल का इम्पैक्ट क्या था भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। साथ ही साथ अभी क्या है, क्या मेहता इज वेल नोन, ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल के बीच दौरान ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल काइंड ऑफ फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन। रेफरेंस टू द Mehta is well known for first running the secret Congress radio, wake of quit, participating in a second roundtable conference, C leading a contingent army, D the formation of government under the Pandit Nehru। ठीक है, चारों ऑप्शंस देखते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही अलग अलग ऑप्शंस है। मेहता भले ही एक मस्त पर्सनैलिटी थी, बट एज अ एस्पायरेंट्स सारे एस्पायरेंट्स को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, थोड़ी सी अनसंग हीरोइन की तरह है। यहाँ पे देखिए और डी फिर करेंगे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर इंटरिम गवर्नमेंट बना था 19 जस्ट बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, उन्होंने वो गवर्नमेंट बनाने में हेल्प किया था। तो डेफिनेटली इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में या जस्ट बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस जो भी डेवलपमेंट्स चल रही थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो मिशन वगैरह भेजे जा रहे थे, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो गया, प्लान हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, क्या मेहता का वैसा कुछ रोल नहीं है। ध्यान में रखें डेफिनेटली लीडिंग अ कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस को वो खुद लीड कर रहे थे। एक वुमन कंटिजेंट थी, वुमन रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, का नाम क्या है, रानी, और उसको लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो कौन लीड कर रही थी, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन अय्यर लीड कर। तो यहाँ पे उषा मेहता का रोल नहीं है, स्वामीनाथन। फिर हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में एक्सेप्ट द सेकंड कॉन्फ्रेंस बाकी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। पहला और तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तीसरे में किया था कांग्रेस। बट पॉइंट ये है, क्या मेहता कांग्रेस का पार्ट थी, क्या मेहता कांग्रेस का पार्ट थी, क्या मेहता कांग्रेस इस पार्टी की मेंबर, क्या मेहता क्या है, वॉज अ मेंबर ऑफ अ कांग्रेस पार्टी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे 1930 और 32, 31 एंड 32। एंड कांग्रेस जो पार्टी है वो 1934 में एस्टेब्लिश हुई। कांग्रेस जो पार्टी है वो 1934 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो जाहिर सी बात है क्या मेहता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भाग ले, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले। ऑब्वियस ऑप्शन जो क्या मेहता इज मोस्ट फेमस फॉर हर रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, चले जाओ या भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उसमें उषा मेहता और उनके साथ और एक महिला थी, फ्रीडम फाइटर थी, असफ, ये दोनों फेमस हो गई थी क्विट इंडिया। क्यों कि उषा मेहता ने मुंबई में अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश किए थे, उषा मेहता ने मुंबई में अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश किए थे। एंड अरुणा असफ अली दिल्ली में अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश किए ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। क्या मेहता और अरुणा असफ अली एक दूसरे के साथ करेंगे ऐसा नहीं है, सारे जो भारतीय है वो अपने बीच में एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसलिए ये अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन बनाए गए थे।
बनाए क्यों गए थे? कि क्विट इंडिया मूवमेंट में जो वायलेंस किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो वायलेंस हुआ था, में ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को टारगेट किया गया था। टेलीफोन लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी, सभी चीज़ों को तोड़ा गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था। तो जाहिर सी बात है, और उसका पर्पस क्या है कि अंग्रेज एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट ना कर पाए। अंग्रेज एक दूसरे के बीच में क्या है, कम्युनिकेट ना कर पाए। इंडियंस अपने बीच में कम्युनिकेट करना ये जरूरी था। वजह को लेके क्या है, ये पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम या पैरेलल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चालू गई थी। क्या मैं था, ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो है, एक्ट वगैरह जो पास हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, बहुत सारा क्वेश्चन आते रहे थे। एक और क्वेश्चन आ गया, फॉर्म्स प्रपोजल्स और रिलेटेड विथ 2016 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली उन्होंने पूछा है रिलेटेड है, क्या वो सोशल रिफॉर्म था? क्योंकि रिफॉर्म्स वर्ड आता है तो पहले हमें सोशल या रिलीजियस रिफॉर्म लगता है। ये गलती होने की हमारी मतलब में चांस रहता है, गलती होने का बेसिकली बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। और दूसरा एक लॉजिक अगर लगाना है आपको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो सोशल रिफॉर्म से कनेक्टेड नहीं होंगे। उसका एक अगर लॉजिक चाहिए तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, अगर हम 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1857 की जो हमारी क्रांति है में हम चले जाते हैं, तो 1857 की क्रांति के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, 1857 की क्रांति के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, तो उस समय क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्राउन थी, वो महारानी थी, और उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था, उन्हें क्लियरली बता दिया था कहीं ना कहीं अब से, अभी रिवॉल्ट हो चुका था उसके बाद उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया अब से हम भारत के कोई भी सामाजिक या धार्मिक सुधार में हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ या 1857 की जो क्रांति हुई का एक कारण था कि अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए थे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के लिए, जैसे सती के ऊपर पाबंदी लगाई गई, या जो विधवा रहती है, विडोज रहती है, उसको फिर से शादी करने का अधिकार दिया गया था, या पुनर्विवाह विवाह जिसको बोलते हैं उसका अधिकार दिया गया था। तो उससे कहीं ना कहीं भारतीयों को असंतोष हुआ था। हमारे धार्मिक और सामाजिक मामलों में अंग्रेजों को हाथ डालने का अधिकार किसने दिया? एक तो बाहर से आए हैं हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो उनको अधिकार किसने दिया? 100 साल तक ये बात को सह लिया था भारतीयों ने। 100 साल जब कहीं ना कहीं पानी सिर के ऊपर से चला गया और क्रांति शुरू हो गई, एक कारण था। और अंग्रेजों को भी ये चीज ध्यान में आ गई, अगर हमें आगे भारत में राज करना है, हमें अगर हमारे जो हित है, इंटरेस्ट है, तो फुलफिल करना है, साधना है, तो कहीं ना कहीं भारत के सामाजिक और आर्थिक सुधार जो है, सॉरी सामाजिक और धार्मिक, नॉट आर्थिक, सामाजिक और जो धार्मिक सुधार है में हम हाथ डाल नहीं सकते। और इसलिए क्वीन ने खुद बोल दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वजह से सामाजिक सुधार वगैरह हम लाएंगे। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो दिए गए वो सामाजिक सुधार हो ही नहीं सकते, कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो 1917 में आए थे, अगस्त किया गया, 1857 के बहुत बाद आए थे, सामाजिक सुधार हो ही नहीं सकते, ये लॉजिक भी ध्यान में लेना है। क्या वो एजुकेशन रिफॉर्म्स है? हाँ, अंग्रेजों के समय में बहुत सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स आए थे, खास करके 1857 के बाद बहुत सारे एजुकेशन कमीशंस आए थे, शिक्षा के लिए बेसिकली सुधार करने के लिए बहुत सारे कमिटी और कमीशंस आए थे। तो फिर से एक चांस हो सकता है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं एजुकेशन कमीशन हो भी सकता है, बट डेफिनेटली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं। का कारण ये है, जो मॉन्टेग्यू है वो, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, एंड चेम्सफोर्ड जो है वो इंडिया के वाइसरॉय थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वाइसरॉय थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी हालत में खुद वाइसरॉय या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एजुकेशन के रिफॉर्म्स नहीं लाएगा। एजुकेशन के रिफॉर्म्स लाने के लिए
शिक्षा क्षेत्र का कोई एक्सपर्ट जो होता है, एजुकेशन फील्ड का कोई एक्सपर्ट जो होता है, उनको वो बिठाएंगे ताकि वो रिफॉर्म्स ला सके कमीशन या कमिटी के थ्रू। जो भारत का वायसराय, जो भारत के ऊपर शासन कर रहा है, ठीक, या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो वायसराय के भी ऊपर है, वो क्यों एजुकेशन के रिफॉर्म्स लाएगा? ये भी चीज ध्यान में रखनी है। सेम चीज लॉजिक अप्लाई होगा इस रिफॉर्म्स के लिए भी। पुलिस में भी अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो खुद वायसराय क्यों लाएगा? ठीक है, पुलिस कहीं ना कहीं वायसराय के नीचे ही आएगी, इनडायरेक्टली देखा जाए तो प्रशासन का भाग है वो। फिर भी क्या है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और वायसराय जो है, टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स है, वो पुलिस रिफॉर्म्स लाने में खुद क्यों आएंगे? वो फिर से किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वगैरह जो है उसको कहीं ना कहीं अपॉइंट करेंगे और उनको बोलेंगे भाई आप रिफॉर्म्स लाओ, रिपोर्ट लाओ, हम उसको देखते हैं, बाकी हम उसको पार्लियामेंट में सबमिट करना है नहीं करना है देखेंगे। वो भी गलत है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। खुद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है और वायसराय जो है इंडिया के, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ही वो अपॉइंट किया जाता था। और भारत में जितने भी संविधानिक सुधार लाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने हैं, उसमें डेफिनेटली का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एंड इसलिए ही इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करना है। और हमें हमारा जो आंसर चाहिए अपने आप मिलेगा। और एक चीज यहाँ से आपको क्लियर हो ही रही होगी, हर क्वेश्चन को इंटरलिंकिंग करना जरूरी है, कनेक्ट करना जरूरी है, तभी अपने आप दूसरे दूसरे जो डायमेंशन है, आयाम है, वो खुल जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे हम लोग।